Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So today we are going to do the topic the limits of civil disobedience. चलो देखो क्या करना है हमें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लास्ट हमने जो किया था वो था आपका ये वाला टॉपिक, है ना, ये वाला किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट था तो कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए, ओके, सो दैट कि मैं आपको टाइम पर रिप्लाई कर दूं। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, ये हम कर चुके थे लास्ट सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। चलिए देखिए करते हैं शुरू। Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables. कहते हैं कि सभी सोशल ग्रुप्स को नहीं पता था स्वराज के कॉन्सेप्ट के बारे में। उन्हीं में से एक ऐसा ग्रुप था जिसे हम क्या कहते हैं, अनटचेबल्स, ठीक है, दलित्स भी बोलते हैं इनको, who from around the 1930 had begun to call themselves दलित और oppressed, ठीक है। जिन्होंने अपने आप को 1930 यानी कि 1930 से अपने आप को दलित और ऑप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया, ठीक है। ये याद रखो, कब से, 1930 से अनटचेबल्स ने अपने आप को दलित और ऑप्रेस्ड कहा, ठीक है। चलो आगे देखो। फॉर लॉन्ग दी कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दी दलित्स, काफी लंबे समय से जो कांग्रेस है वो दलित्स को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग दी सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट, उन्हें ऐसा लगता था कांग्रेस वालों को कि अगर हम दलित्स का साथ लेंगे तो हमारे साथ जो हाई कास्ट सोसाइटी या हाई कास्ट हिंदूज हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेशली सनातनीज को रेफर किया गया है, ठीक है। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट, महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर किया कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी जी कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये कहते हैं कि स्वराज अगले 100 सालों में भी हमें नहीं मिलेगा अगर हम अनटचेबल्स को एलिमिनेट, अनटचेबिलिटी अपने समाज से, जो ये अनटचेबिलिटी का वर्ड है, जब तक कि हम इसको दूर ना कर दें, ठीक है। आगे देखो। ही कॉल्ड दी अनटचेबल्स हरिजन, मार्क कर लो इसको, ही कॉल्ड दी अनटचेबल्स हरिजन, ठीक है। हरिजन का मतलब क्या होता है आपका, हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इनके लिए भी किया गया टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स। अब इनके लिए सत्याग्रह क्या था भाई, देखो अनटचेबल्स थे तो मंदिर में नहीं जाने देना, या पब्लिक जो कुएं हुआ करते थे, वेल्स हुआ करते थे, उनसे पानी नहीं लेने देना, टैंक्स नहीं यूज करने, रोड्स और स्कूल्स में जाने की इनको कोई भी परमिशन नहीं थी, ठीक है। तो इनके लिए स्वराज या इनके लिए सत्याग्रह की जो राह थी वो क्या थी कि इनको टेंपल्स में जाने की परमिशन मिले और इनको पब्लिक वेल, जो सरकारी कुएं हैं, उनसे पानी लेने का भी एक्सेस मिले, रोड्स और स्कूल्स में जाने का भी मौका मिले। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भांगी। भांगी मतलब, लिख लो इसको, भांगी का मतलब होता है स्वीपर। ये छोटे वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, यही एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे आपको। ही हिमसेल्फ क्लीन, वो खुद क्या करते थे, कौन, महात्मा गांधी जी भी क्या करते थे, खुद टॉयलेट्स को क्लीन करते थे ताकि वो स्वीपर्स के काम को बोल सके कि डिग्निफाइड, यस, वो जो काम कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा काम नहीं, वो एक बहुत बड़ा काम है, ऑनरेबल है, ताकि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने सबको सिखाया भी है कि इतने ये काम तो खुद भी करो। एंड परसुएटेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, और उनकी ये इच्छा रही और पूरी तरह से उनको अपर कास्ट को कंपेल करने की कोशिश की गई कि वो अपने दिलों में बदलाव लेकर आए एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी का ये जो एक सिन है, ये जो एक कर्स है, इसको हमें अपनी सोसाइटी से दूर करना है, ठीक है। आगे देखो। बट मैनी दलित लीडर्स, बहुत सारे आपके दलित लीडर्स जो हैं वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन। सबके पास तो सोल्यूशन है इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को लेकर, अलग अलग आप कह सकते हो, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो थे या दलित लीडर्स जो थे उनके पास अलग अलग सॉल्यूशंस थे इस कम्युनिटी को लेकर। अब ये सारे इकट्ठा होने शुरू हो गए। दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। डिमांडिंग, यहां से ना मार्क करना शुरू कर दो, ठीक है, एक एक करके पॉइंट अंडरलाइन करो। डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
अब जो दलित्स थे, दलित्स के लिए भी रिजर्व्ड करनी, अब वो कहते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे इनके लिए सीट को क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए, ठीक है। एंड एज सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित, और क्या मांग कर रहे थे ये, और ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो दलित मेंबर्स के लिए होगी फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप आपको पता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होते हैं। अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व थ्रू द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज। कहते हैं कि ये जो हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, इनका विश्वास ये था कि सोशल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम्स को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी निकालो, चलो फटाफट कॉपी निकालो, मैं आपको वो देती हूँ एक डेफिनेशन सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, एक मिनट दे रही हूं। यहां पे लिख लो साइड पे ना, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब है, लिखो सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये वाला वर्ड है जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, यहीं पे लिख लो सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेचर विच डिवाइड्स वोटर्स अलोंग द लाइन्स ऑफ देयर रिलीजन और एथनिसिटी, ठीक है। धर्म को लेकर या एथनिसिटी को लेकर जब हम वोटर्स को डिवाइड कर देते हैं, उसमें क्या होगा, उसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट मीनिंग दे दिया। एक और वर्ड दूसरी लैंग्वेज में भी देख लो कैसे लिख सकते हो आप इसको, जो इजी लगेगा आप उसको ऑप्ट कर लेना, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर दैट टाइप ऑफ इलेक्शंस इन विच माइनॉरिटीज सिलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव सेपरेटली, ठीक है। समझ आ गया, लिख लो इसको, साइड पे मार्क कर लो, ठीक है, मार्क कर लिया करो। चलो आगे चलो, कहां पे थे हम, हाँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। देन देखो उसके बाद क्या होता है, दलित लोगों का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वाज देयरफॉर लिमिटेड, वो बहुत लिमिटेड था, मतलब उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, पर्टिकुलरली इन दी महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन। मार्क दिस, महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आगे देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जिन्होंने दलित्स को ऑर्गेनाइज किया था। डिप्रेस्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएशन बनी थी ये दलितों की, दलित लोगों की। तो इसको किसने बनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में, इन्होंने दलित्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था 1930 में। महात्मा गांधी जी के साथ क्लैशेस हो गए थे आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्यों क्लैशेस, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द क्लैशेस विद द महात्मा गांधी। नंबर 1, अब बी आर अम्बेडकर जी ने क्या डिमांड कर लिया था, डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। When the British government considered Ambedkar's demand, गांधी जी began। अब यहाँ पे हालात ऐसे हो गए थे कि जो अंग्रेजी सरकार थी कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की डिमांड को मान रही थी, तो गांधी जी ने फास्ट शुरू कर दिया, ठीक है, अनशन शुरू कर दिया। He believed, क्यों देखो क्यों का आंसर क्या है, he believed that separate electorates for Dalits, जो separate electorates हैं दलित्स के, would low down the process of their इंटीग्रेशन इन सोसाइटी। कहते हैं कि सोसाइटी डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, अंबेडकर ने गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया। एंड द रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकला, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। लिख लो, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ। अब इसके अंदर क्या था देखो, व्हाट इज द पूना पैक्ट, इट गेव दी डिप्रेस्ड क्लासेस, जो भी आपके दलित थे या डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जिनको बाद में जाके किस नाम से पुकारा गया, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई थी। कहां पर, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे जनरली ही वो वोट डालेंगे, ठीक है। सीट्स मिली है सिर्फ कहां पे,
प्रोविंशियल। सो यहाँ पे देखो क्या था, सीट्स मिली है सिर्फ कहाँ पे, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, काउंसिल में, बट दे वर टू बी वोटेड, लेकिन वोट वो एज एन जनरल इलेक्टोरेट ही डालेंगे। दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। सो कांग्रेस का जो आपका नेशनल मूवमेंट था, दलित वाला किस्सा भी क्या रहा है आपका, इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया, ठीक है। प्रिपरेशंस बताओ कैसी चल रही हैं, प्रिपरेशंस करते रहो अपनी बोर्ड्स की, ठीक है। डू नॉट वेस्ट द टाइम, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते रहो, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी करना, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर एक दिन में लेके बैठ गए और वो आपको हो नहीं रहा है। सिर्फ टॉपिक्स पढ़ना, टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलता, धीरे धीरे चलते रहना, अपने आप अपनी तैयारी शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। टॉपिक वाइज कि हाँ मैंने इस दिन इस टॉपिक को पढ़ना है, अगले दिन इस टॉपिक को पढ़ना है, इतने आवर्स में, इतने मिनट्स में, इतने ये जो मेरा स्लॉट मैंने तैयार किया है, उस स्लॉट में मैंने ये वाला टॉपिक पूरा करना है, ठीक है बेटा। टॉपिक वाइज ही प्रिपरेशन होगी, अदरवाइज आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है सोशल का, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो मेरा ऑनलाइन सेशंस में सारे डाउट सेशंस भी चल रहा है, एंड ओवर सारी प्रैक्टिस चल रही है। अगर आपको लगता है कि उस सेशंस को ज्वाइन करने से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, सो आप यू कैन ज्वाइन दैट सेशंस टू, ओके। सो आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी मैनर। कहीं पे भी लगता है कि मैम हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम ये कर नहीं पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन टफ है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन, 5 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन कैसे थ्रो करना है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो आपके क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन हो रहे हैं केस बेस्ड स्टडीज के स्पेशली, उसमें जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आपके जैसे लाइफ मिंट से आ रहे हैं, लीगल सर्विसेज इंडिया से आ रहे हैं, आपका जो केस है वो कहीं और से उठाया जा रहा है, एंड उस केस को आपने अपने चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ रिलेट करने हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो चलिए, जो इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, आप वहां से अपने ग्रुप को ज्वाइन करके यू कैन कंटिन्यू विद माय सेशंस। चलिए चलो चैप्टर पे चलते हैं वापस। बाकी आपका अदरवाइज टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको करवा रही हूँ, बट यू नीड टू गो फॉर द प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट, ठीक है। आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी है हर तरह के क्वेश्चंस की, चाहे वो आपका असर्शन है, चाहे रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारे आपको प्रैक्टिस में लेने हैं। 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, कि उसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है। लिखेंगे तो सभी बच्चे बेटा आंसर तो सभी लिखेंगे, 3 मार्क का कैसे लिखना है, 5 मार्क का, लेकिन उसको स्किलफुली हमें कैसे प्रेजेंट करना है उस पर काम करिए, ठीक है। चलो आ जाओ वापस टॉपिक पे आ जाओ। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी इंडिया में वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका भी कुछ ज्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जैसे ही आपका नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ, एक बहुत बड़ा सेक्शन जो था मुस्लिम्स का वो कांग्रेस से अपने आप को अलग समझना शुरू कर गया। फ्रॉम द मिड 1920, देखो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने अपने आप को हिंदुओं से अलग समझना, या कांग्रेस से उनको ऐसा लगना शुरू हुआ कि कांग्रेस में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनके अंदर ये वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई। रीजंस देखिए, फ्रॉम दी मिड 1920 से जो कांग्रेस थी came to be more visibly associated with, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो किसके साथ एसोसिएट हो गई थी, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ, जिसका नाम क्या था, हिंदू महासभा। इसको लिख लो, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप का नाम था हिंदू महासभा। एज रिलेशंस बिटवीन, जैसे जैसे आपके जो रिलेशंस थे हिंदू और मुस्लिम्स के वो काफी खराब हो गए थे, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड, हर कम्युनिटी ने रिलीजियस प्रोसेशंस को ऑर्गेनाइज किया था विद मिलिटेंट फर्वर, जिसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेस, मतलब धर्म को लेकर अब यहाँ पे क्लासेस हो गए, राइट्स हुए, कई शहरों में दंगे हुए। एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज,
हर दंगे से क्या हुआ था, दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गए। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग नेगोशिएट करने की कोशिश तो कर रही है, एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड। द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ, बेसिकली जो इनके बीच में तनाव आया था, जो टेंशन आया था, वो किस लिए आया था, रिप्रेजेंटेशन को लेकर, ठीक है, कि फ्यूचर जो हमारी असेंबलीज बनेगी, जो सरकारें बनेगी, उसमें जो है वो रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, वॉज विलिंग टू गिव अप दी डिमांड फॉर, अब देखो यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी भी डिमांड आ गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड, अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में, जो कि क्या है आपके बंगाल और पंजाब, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स थे, ठीक है। तो नेगोशिएशंस जो था रिप्रेजेंटेशंस को लेकर वो चल रहा था, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपकी ऑल पार्टी की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में, जहां पे नेगोशिएशन की जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है। जब कब खत्म हुई, जब मिस्टर जयकर जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने बोला कि हम लोग किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, When civil disobedience movement started, जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, एक ऐसा एटमॉस्फेयर था कि शक की नजर से देखा जाना, दोनों कम्युनिटीज के बीच में विश्वास नहीं था, कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेना, और बहुत बड़ा सेक्शन जो था मुस्लिम्स का वो कभी भी यूनाइटेड स्ट्रगल के अब उसमें नहीं आया, जो भी हमारा स्ट्रगल चल रहा था स्वराज को लेकर वो पीछे हट गए, ठीक है। मैनी मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने अपना कंसर्न बताया था मुस्लिम्स के स्टेटस को लेकर, और वो बोलने लग गए कि ठीक है भी, हमारी स्पेस कहाँ पे, आप तो हिंदू महासभा कर रहे हो, हिंदू कर रहे हो, हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अब जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, आपके मुस्लिम लीडर्स थे, अब वो उनका एक टेंशन था कि भाई मुस्लिम्स का हमारा इंडिया में एक माइनॉरिटी बन के रह जाएगा। दे फियर दैट, उन्हें डर था कि जो एक कल्चर और आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज की, वो कहीं ना कहीं हिंदू मेजॉरिटी के अंदर दब के रह जाएगी, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला टॉपिक यहीं पे फिनिश हुआ है, ठीक है। ये पिक्चर देख लो, अब आप ऊपर देख लो, एक बार चेक कर लो, कुछ नहीं, आप यहाँ पे आओ, इस पिक्चर पे आओ। ये पिक्चर क्या है आपकी, देखो ध्यान से देखो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद, ठीक है। अब ये देखो कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। कहाँ पे है ये, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, 1935, ठीक है। जगह के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पे, वर्धा, ठीक है। ये एक सोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक सोर्स इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको कराऊंगी। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल, पहले तो यही नाम याद कर लो, एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग रिट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ, इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे हमें बताने की कोशिश की गई है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में मुस्लिम्स के लिए, एज एन इंपॉर्टेंट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इनका जो स्टेटमेंट था, इज सपोज टू हैव प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द पाकिस्तान एंड डिमांड दैट केम अप इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। ये वो वाला मुद्दा है जब यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड इमर्ज हो गई थी, ठीक है। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, एक तो यही डेट याद कर लो, और यहाँ पे ये सर मोहम्मद इकबाल, ये कौन है, ये मुस्लिम लीग के आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट फॉर द माइनॉरिटीज एंड इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया आपका आज का टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट में हम करेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारा चैप्टर कंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। सो प्लीज बार बार आप इसको रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करते हुए चलो। रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए।
Okay, so that's it for the day. Stay tuned for the next session.